दोस्तों, अहमदाबाद से मुंबई के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है और इसके बनने के बाद ट्रैवल टाइम काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही 3,000 रुपए में लोग फ्लाइट से भी सस्ते दामों पर दोनों शहरों के बीच में ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन साथ ही प्रोजेक्ट की टोटल लागत 1,80,000 करोड़ आंकी गई है, जिसने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या भारत को ऐसी ट्रेन की जरूरत है? क्या इस पैसे से जो करंट ट्रेन्स हैं उन्हें नहीं इंप्रूव किया जाना चाहिए था? अब इसके अलावा भी बुलेट ट्रेन को लेकर कई कंफ्यूजन्स पब्लिक के बीच में, और आज की इस वीडियो में हम इस पूरे प्रोजेक्ट को डिटेल में देखने वाले हैं, तो बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। देखिए, इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भारत को जापान और फ्रांस जैसे देशों का भी साथ मिल रहा है। इससे पहले कि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसे समझना शुरू करें, आइए पहले ये देखते हैं कि इन देशों ने किस तरह से अपने यहाँ हाई स्पीड रेलवे को डेवलप किया था और वहाँ पर इससे क्या चेंजेस आए थे। हाई स्पीड ट्रेन्स की जब बात आ जाती है तो उसमें जापान का नाम सबसे पहले आता है। जापान को इस फील्ड में एक पायनियर की तरह देखा जाता है, क्योंकि जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तब ज्यादातर दुनिया को उनके इस प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं था। जापान में शिनकानसेन नाम से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसे 1964 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले जापान की राजधानी टोक्यो से लेकर ओसाका तक बिछाया गया था। ये दोनों शहर दो बड़े इकोनॉमिक हब्स थे, जिनके बीच में ट्रैवल टाइम 7 घंटे से कम होकर केवल 4 घंटे हो गया था। इस समय ये ट्रेन्स 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला करती थी। शिनकानसेन के आने से पहले जापान का एक ट्रेडिशनल रेल सिस्टम था, उसमें भीड़ के कारण काफी कंजेशन था। इसी को देखते हुए 50 के दशक में सबसे पहले कुछ प्राइवेट कंपनीज ने यहाँ हाई स्पीड रेल्स चलानी शुरू की थी, जो कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी। जब वहाँ की सरकार ने इन ट्रेन्स में पब्लिक का इंटरेस्ट देखा तो जापान नेशनल हाईवेज ने डिसाइड किया कि भाई वो इससे भी तेज ट्रेन्स बनाकर दिखाएंगे। अब इस तरह से 1959 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई और 5 साल बाद ही यानी 1964 में पहला रूट ऑपरेशनल भी हो गया। इसका इनिशियल बजट उस समय की करेंसी के हिसाब से तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ तब तक ये कॉस्ट डबल हो चुकी थी। लेकिन बजट से दुगना खर्च होने के बाद भी ये ट्रेन्स काफी सक्सेसफुल रही हैं और सिर्फ 10 साल के अंदर ही इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ अपनी कॉस्ट रिकवर कर ली थी, बल्कि ये उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कवर करने लगी थी। खैर, 2024 की बात करें तो आज तक ये ट्रेन्स करीब 1,000 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व कर चुकी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई ये ट्रेन्स जो हैं करीब 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, लेकिन आज तक इन ट्रेन्स के कारण एक भी एक्सीडेंट या मौत नहीं हुई है, जो उसे दुनिया की सबसे सेफेस्ट ट्रेन में से एक बना देती है। अब ये ट्रेन्स इतनी पंक्चुअल हैं कि भाई यहाँ पर इन ट्रेन्स का एवरेज डिले टाइम सिर्फ 36 सेकंड्स है। इस ट्रेन का पहला एम ये था कि लोगों को उनकी कैपिटल सिटी तक लाया जाए। इसकी वजह से इस पूरे रूट पर आने वाली कई शहरों में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी गई थी, जिसमें से कुछ तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी बन गए, और ये सब पॉसिबल हो पाया केवल इन ट्रेन्स के कारण। अब बुलेट ट्रेन्स के कारण जापान के रोड और एयर ट्रैफिक पर पड़ने वाला बोझ जो है वो भी कम हो गया और फ्लाइट टिकट्स भी सस्ती हो गई। इस समय उनका रेल नेटवर्क करीब 2700 किलोमीटर लंबा है और वेस्ट में यूशु आइलैंड से लेकर ऊपर नॉर्थ के होकाइडो तक फैला हुआ है। जापान आज के समय में एक स्टेप आगे बढ़ चुका है और अब वो बुलेट ट्रेन्स की जगह मैगलेव ट्रेन्स बना रहा है। मैगलेव ट्रेन्स मैग्नेटिक लेविटेशन पर बेस्ड होती हैं, जहां एक ट्रेडिशनल बुलेट ट्रेन एक नॉर्मल ट्रेन की तरह व्हील्स पर ही ऑपरेट करती हैं, तो वहीं एक मैगलेव ट्रेन्स ट्रैक्स को नहीं छूती हैं, बल्कि ट्रैक्स और ट्रेन्स पर मैग्नेट्स लगे होते हैं, जिससे वो हवा में ही तैरती हैं। उन्होंने इस समय टोक्यो से नागोया के बीच में अपने पहले मैगलेव रूट की कंस्ट्रक्शन शुरू भी कर दिया और 2027 तक वही ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा। जहां उनकी करंट बुलेट ट्रेन्स 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, वहीं मैगलेव ट्रेन्स तकरीबन 505 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला करेंगी। टोक्यो और नागोया के बीच में 286 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो मैगलेव ट्रेन्स सिर्फ 40 मिनट में पूरा कर पाएंगी। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $47 बिलियन या ये कहें कि 90,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। दूसरी ओर अगर फ्रांस की बात करें अब, तो उन्होंने यूरोप की पहली हाई स्पीड रेलवे की शुरुआत की थी, जिसे TGV कहते हैं। ये लाइन 1981 में बनाई गई थी और जब ये लॉन्च की गई थी तब इसकी टॉप स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर थी, जो इसे दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन बना देती है। इस ट्रेन लाइन को पेरिस से डिजॉन के बीच बनाया गया था। इसे बनाने का रीजन भी ट्रैफिक और कंजेशन ही था। आज फ्रांस का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क करीब
2800 किलोमीटर का है। साथ ही ये ट्रेन बाकी यूरोपियन हाई स्पीड रेल नेटवर्क से भी जुड़ी हुई हैं, जिससे कि फ्रांस में ट्रेन के जरिए आप यूके, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली तक जा सकते हैं। यूरोपियन कमीशन के मुताबिक कोई भी हाई स्पीड प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसे कम से कम 90 लाख पैसेंजर्स इस्तेमाल करते हो। टीजीवी ने अपने पहले ही साल में ही 4 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व किया था। इस तरह से अगले 3 साल में उनका एयर ट्रैवल टोटल ट्रैवल के 31% से गिरकर सिर्फ 7% ही रह गया, जबकि रेलवे से जहां पहले 40% लोग ट्रैवल करते थे वो बढ़कर 72% हो गए। अब उसके बाद से फ्लाइट्स के रेट्स भी काफी गिरे हैं, लेकिन आज भी ये लाइन प्रॉफिटेबल है। इस समय हम बाकी दुनिया की तरफ देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क चीन में है, जो कि 59,000 किलोमीटर का है। खैर, अब बात करते हैं अहमदाबाद और मुंबई के बीच बनाई जा रही बुलेट ट्रेन की। देखिए, इन दोनों शहरों के बीच में रेलवे की हिस्ट्री सदियों पुरानी है। पहली बार 20 जनवरी 1863 में दोनों शहरों के बीच एक ट्रेन चलाई गई थी। इसे बनाना भी एक चैलेंजिंग काम था, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के इलाके से होकर गुजरती थी। इसी समय भरूच ब्रिज भी बनाया गया था, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर था। अब इसने दोनों ही शहरों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी मदद की थी। तेजी से बॉम्बे का भी अर्बनाइजेशन होने लगा और बॉम्बे पोर्ट, जहां से विदेश जाया जा सकता था, वहां भी लोगों के लिए आना जो है आसान हो गया। आजादी के बाद 1987 में ये पूरा रूट पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था और नए ट्रैक्स भी बनाए गए थे। इस रूट पर पहली बार बुलेट ट्रेन बनाने का प्रोजेक्ट 2009 से 10 में प्लान किया गया था। उस समय एक स्टडी भी की गई थी, जिससे ये देखा जा सके कि क्या ये रूट बुलेट ट्रेन के लिए फीजिबल होगा। इस समय प्लान ये था कि अहमदाबाद से मुंबई होते हुए ये ट्रेन पुणे तक जाए। इस प्रोजेक्ट में फ्रेंच नेशनल रेलवेज SNCF ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो उसमें टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन 2013 में रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया कि भाई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण पुणे तक इसे ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। इसके पीछे मेजर रीजन ये था कि बीच में कई पहाड़ी इलाके थे, जिससे कि ये कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो जाती। इसलिए सितंबर 2013 में भारत और जापान ने बस अहमदाबाद से मुंबई के रूट को स्टडी करना शुरू कर दिया। अब इस स्टडी में ट्रैफिक फोरकास्टिंग, अलाइनमेंट सर्विसेज, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल चैलेंजेस और टनल्स और ब्रिजेस बनाने को लेकर अलग अलग स्टडीज कंडक्ट की गई थी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA और फ्रांस की SNCF इसमें साथ में काम कर रहे थे। इस स्टडी में 12 स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया गया जो इस रूट में डेवलप किए जाने थे। मुंबई में इसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पर खत्म किया जाना था, ताकि भविष्य में उसे पुणे तक एक्सपैंड करने का भी ऑप्शन खुला रहे। इसके बाद 2016 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया। इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने वाला था। अब ये एक जॉइंट वेंचर था, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सरकार को भी 5-5 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने थे और 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने थे। ये ट्रेन अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से शुरू होगी, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 10, 11 और 12 को इसके लिए रिजर्व किया गया। इसके बाद इसके अगले स्टॉप अनंतनादिया में एक ग्रीन फील्ड रेलवे स्टेशन भी डेवलप किया जा रहा है। जी हाँ, इसके बाद यहाँ से वो भरूच ब्रिज को क्रॉस करती हुई जाएगी। इसके पास ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी पहले से मौजूद है। इसके साथ साथ 25 किलोमीटर लंबी टनल्स भी इस रूट का हिस्सा होंगी। अब इस रूट को मेजरली वाया डक्ट्स के ऊपर ही बनाया जा रहा है। वाया डक्ट्स वो पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर आपने मेट्रोज या कुछ रोड्स को भी बनते हुए देखा होगा। इसका एक बड़ा कारण ये था कि इससे लैंड एक्विजिशन का काम आसान हो जाता है। अगर इसे ट्रेडिशनल एम्बैंकमेंट्स के थ्रू बनाया जाए तो 3 गुना ज्यादा लैंड एक्वायर करनी पड़ती, जो कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और ज्यादा बढ़ा देती। इसके साथ साथ तो शहरों के बीच में लैंड एक्वायर करने का प्रोसेस भी काफी लंबा हो सकता था, जिससे प्रोजेक्ट में डिलेज आने लाजमी थे। अब इसके साथ साथ बुलेट ट्रेन्स में हम ज्यादा कर्व्स ऐड नहीं कर सकते और इनका रूट ज्यादातर एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अगर एम्बैंकमेंट्स के थ्रू इन्हें बनाया जाए तो रास्ते में पड़ने वाले शहरों के कई इलाके भी खाली करवाने पड़ते। इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही कंट्रोवर्शियल होती है। कोर्ट्स में केस लड़ने से बेहतर है कि यहाँ वाया डक्ट्स का ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अब वाया डक्ट्स पर इन्हें बनाया जा रहा है तो इसमें फेंसिंग बनाने का खर्च और उस पर लगने वाला समय भी बच जाएगा। इसके साथ साथ एक 21 किलोमीटर लंबी टनल पुणे से मुंबई के बीच में भी बनाई जा रही है, जिसमें 7 किलोमीटर की अंडर सी टनल भी शामिल है। पहले इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 80,000 करोड़ आंकी गई थी।
जी हाँ, जो बढ़कर अब 1,80,000 करोड़ हो गई है। इस कॉस्ट में से 50,000 करोड़ रुपए JICA द्वारा लोन के तौर पर दिए जाएंगे और इतना ही नहीं, लोन SNCF भी दे। इस लोन को 0.1% के इंटरेस्ट रेट पर 50 सालों के लिए दिया गया है। प्रोजेक्ट के लिए 20 कंपोनेंट्स जापान से सप्लाई किए जाएंगे, जिन्हें भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा 24 रेड E5 सीरीज शिंकासेन ट्रेन सेट्स भी खरीदे जाएंगे, जिनमें से 6 ट्रेन भारत में असेंबल की जाएंगी। भारत के क्लाइमेट को देखते हुए इन ट्रेन्स में से कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक 1434 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की गई है और 2017 से ही इसका कंस्ट्रक्शन चालू है। अभी तक 91 किलोमीटर वायाडक्ट्स बनाए जा चुके हैं और 263 किलोमीटर की फाउंडेशन तैयार है। इसका 50 किलोमीटर का स्ट्रेच बनकर तैयार है और अगस्त 2026 में इसे ओपन कर दिया जाएगा। सूरत से बिल्मोरा के बीच का पूरा रूट भी 2027 तक ओपन हो जाएगा, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 2031 का समय तो लगेगा। इन ट्रेन्स की मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर बताई जा रही है और इनकी एवरेज स्पीड भी 260 किलोमीटर के आसपास रहेगी। इंडियन रेलवेज ने इस रूट पर 2 तरह की सर्विसेज शुरू करने की बात कही है। पहली सर्विस तो एक्सप्रेस सर्विस होगी, जो इस रूट में सूरत और वडोदरा के 2 स्टॉप्स पर ही रुकेगी, और दूसरी थोड़ी स्लो सर्विस है जो सभी स्टेशन से होते हुए जाएगी। हर स्टॉप पर ये ट्रेन सिर्फ 3 मिनट के लिए ही रुकेगी, इसलिए जहां एक्सप्रेस ट्रेन ये डिस्टेंस 2 घंटे 7 मिनट में कवर कर लेगी, वहीं स्लोअर ट्रेन्स को भी तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। इस समय अहमदाबाद और मुंबई के बीच की जर्नी में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, इसलिए ये एक काफी बड़ी इंप्रूवमेंट है। इसके साथ ही 70 ट्रेन चलाने की बात की गई है, जिसमें पर साइड 35 ट्रेन चलेंगी। पीक आवर्स के समय में हर घंटे 3 ट्रेन चलाई जाएंगी और नॉर्मली 2 ट्रेन हर घंटे चलेंगी। ये ट्रेन सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक ऑपरेशनल रहेंगी। इंडियन रेलवेज का एस्टिमेट है दोस्तों कि हर दिन इस ट्रेन को 36,000 से ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रेन में 10 कोचेस होंगे और हर ट्रेन की कैपेसिटी करीब 700 पैसेंजर्स की होगी। कंप्लीशन के बाद ये ट्रेन फ्लाइट्स, बसेस और रेगुलर ट्रेन से बेहतर विकल्प के तौर पर उभरेंगी, क्योंकि जहां एयरपोर्ट्स शहर से दूर होते हैं, वहीं ये ट्रेन स्टेशंस शहर के बीच होंगे, जो कि लोगों का शहर के अंदर ट्रैवल करने का समय भी बचाएगी। अब इस रूट के अलावा देखिए, रेल मंत्रालय ने ऐसे 6 कॉरिडोर्स प्लान किए हैं। इसमें दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से ही वाराणसी, मुंबई से नागपुर, मुंबई से हैदराबाद, चेन्नई से मैसूर और दिल्ली से अमृतसर जैसे रूट्स भी शामिल हैं। दिल्ली और मुंबई के बीच का रूट भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बिजिएस्ट रूट्स में से एक है, और इस तरह से दिल्ली से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से मुंबई के रूट्स जब आपस में कनेक्ट होंगे ना, तो सड़कों और रेगुलर ट्रेन के ऊपर भी बोझ कम हो जाएगा। जब एक बड़ा बुलेट ट्रेन नेटवर्क भारत के शहरों के बीच में आ जाएगा, तो उससे एयरलाइन इंडस्ट्री को भी फायदा है। अब उन्हें छोटे रूट्स पर फ्लाइट्स नहीं चलानी पड़ेंगी जो कम प्रॉफिटेबल होती हैं, बल्कि वो डायरेक्टली लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पर फोकस कर पाएंगे। शहरों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि फिर ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। न सिर्फ एक रेलवे स्टेशन को बनाना एक एयरपोर्ट बनाने से ज्यादा आसान है, बल्कि उसके लिए कम लैंड भी एक्वायर करनी पड़ती है। दोस्तों, ये ट्रेन स्टैंडर्ड व्हील ट्रेन होंगी। अभी मैग्लेव ट्रेन को लेकर कोई ठोस प्लान फिलहाल भारत के अंदर नहीं प्रपोज किया गया है। इन ट्रेन्स को चलाने के लिए 25 किलोवाट AC पावर का इस्तेमाल होगा। साथ ही इसमें ट्रेडिशनल इंजन्स नहीं है और व्हील्स में इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अहमदाबाद और मुंबई के रूट के बाद अहमदाबाद और दिल्ली के रूट पर काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली में अभी के लिए ये प्रपोज किया गया है कि ये ट्रेन द्वारका सेक्टर 21 से शुरू होगी और इसके रास्ते में गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और हिम्मतनगर जैसे स्टेशन होंगे। दोनों रूट्स के बनने के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच 16 घंटे के सफर को सिर्फ 6 घंटे में तय किया जा सकेगा। दोनों शहरों के बीच में अगर हम एयरपोर्ट तक जाने का और चेक इन का टाइम भी कैलकुलेट करें, तो आसानी से भैया 4 से 5 घंटे लगते ही हैं। इसलिए ये ट्रेन से एक बेहतर ऑल्टरनेटिव के रूप में इमर्ज करेगी। रेल मंत्रालय के मुताबिक अभी फिलहाल इस रूट के लिए लैंड एक्वायर करने और सभी क्लियरेंसेस लेने में तकरीबन 3 से 4 साल का वक्त और लगेगा, जिसके बाद 3 साल इसकी कंस्ट्रक्शन में भी लगेंगे। इसलिए इसकी ओपनिंग डेट 2031 रखी गई है। इसमें भारत के लिए जो जापान जैसे देशों से सीखने वाली बात है, वो है सेफ्टी और पंक्चुअलिटी। इन दोनों ही मुद्दों पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाई आज तक वहां कभी कोई एक्सीडेंट जो है नहीं हुआ है। इसके अलावा हमें बुलेट ट्रेन्स के चलाए जाने से तब तक ट्रेडिशनल ट्रेन्स को भी नहीं रोकना है, जब तक एक बड़ा बुलेट ट्रेन नेटवर्क भारत में ना हो।
वरना जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास रेलवे से सस्ते ट्रैवल का भी ऑप्शन चला जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि कितने सालों में हम देश का बुलेट ट्रेन नेटवर्क पूरी तरह से डेवलप कर पाएंगे? साथ ही चीन और जापान जैसे देशों से हमें और क्या सीखना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।